नमस्कार दोस्तों, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं। और दरअसल हकीकत क्या है, बीजेपी के सांसद बीजेपी के सूबे में अपनी ही सरकार के सिस्टम पर सवाल क्यों उठाया, जानकारी मैं देने वाला हूँ। चीन को लेकर कैसे भारत सरकार ने पहले कबूला, फिर उसको डिलीट किया। बेटियों के साथ शारीरिक हिंसा की खबरें पढ़ता हूँ तो बहुत देर तक विचलित और परेशान होता हूँ। जो खबरें जुटाता हूं उसका फायदा बाकी लोग भी ले सकें। हकीकत क्या है दोस्तों? नमस्कार दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने दिल्ली से छपने वाले अखबार मेरे हाथ में हैं। बहुत सारे अखबारों में आज प्रशांत भूषण सुर्खियों में हैं, पहले पन्ने पर। कुछ अखबारों में भीतर का पन्ना, लेकिन ज़्यादातर अखबारों में पहले पन्ने पर हैं। और भी कुछ खबरें हैं, ज़रूरी खबरें, जिसमें फेसबुक को जिस ढंग से समन करने की बात हो रही है और उसको फेसबुक और संसदीय समिति के बीच में बीजेपी खड़ी हो गई है। वो नहीं चाहती कि फेसबुक को समन किया जाए। वो है, उसका क्या मतलब है वो समझाने की कोशिश करूंगा। और भी कुछ खबरें, लेकिन आज मैं शुरुआत करना चाहता हूं दोस्तों दैनिक हिंदुस्तान के पहले पन्ने की सिंगल कॉलम की खबर पर। ये दैनिक हिंदुस्तान है। मैं खोजने की कोशिश की कि यह खबर किसी और अखबार में है क्या, तो मुझे हिंदुस्तान टाइम्स में अंदर बिजनेस के पेज पर यह खबर मिली, लेकिन अखबारों में, ज़्यादातर अखबारों में मुझे नहीं दिखी। हो सकता कहीं हो, दिखी नहीं। ये सिंगल कॉलम की खबर है। अगर ऐसे देखें तो करीब 3 इंच की खबर है। ये हेडिंग है और 2.5 इंच की खबर। अब ये खबर, मैं क्यों इस खबर पर बात करना चाह रहा हूँ और क्यों इस खबर से शुरू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए, देश के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी खबर है कि कैसे देश की बैंकिंग सेक्टर में या बैंकों को चूना लगाने वाले लोग, बैंक, निवेशक, उद्योगपति और इन सब का एक माफिया जैसा गठजोड़ कैसे अरबों का चूना लगाता है, और जब उसकी जांच कोई केंद्रीय एजेंसी करती है तो कैसे 60 दिन तक उसकी जांच की रिपोर्ट दाखिल नहीं करती है अदालत में, और वो चूना लगाने वाला, अरबों का चूना लगाने वाला शख्स या शख्स को जमानत मिल जाती है। ये इसी देश में हो रहा है। इसी देश में वही एजेंसी, जब सुशांत और रिया चक्रवर्ती की बात आती है तो तुरंत सक्रिय होती है और रिया चक्रवर्ती के खातों की जांच के लिए मुंबई में एक्टिविटी तेज करती है। और वही एजेंसी जिसने 3,500 करोड़ का चूना लगाया, जिस औद्योगिक घराने ने या बैंकिंग सेक्टर के साथ मिलकर फाइनेंस कंपनी ने, उस मामले में वही एजेंसी कितनी लापरवाह होती है। लेकिन खबर छपती है सिंगल कॉलम एक अखबार में, जबकि ये इतनी बड़ी खबर है कि चैनलों पर और अखबारों की सुर्खियां होनी चाहिए, और तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की, वित्त मंत्री की और तमाम बड़े नौकरशाहों की लगाकर सवाल पूछना चाहिए कि जिस गोरख धंधे में अरबों का खेल हो गया, उस गोरख धंधे की जांच करने वाली एजेंसी ने 60 दिन हो गए अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल नहीं की, और जो मुख्य आरोपी है, जो गोरख धंधे करने वाला किंग पिन है, उसे जमानत मिलती है। खबर क्या है दोस्तों बताता हूं, लेकिन यह खबर किस शक्ल में और कहां छपी है और कहां नहीं छपी है, यह आपको मैंने बता दिया। इसीलिए मैं कहता हूं, कई बार बताने की कोशिश करता हूं, क्या छपा और क्या छिपा, जरूरी खबर क्या है और क्या खबर कहां छपी है, किस शक्ल में चलती है दिन रात, वो आप जानते हैं। तो यह खबर क्या है दोस्तों, यहां जो सिंगल कॉलम है वो तो बता ही दूं। यस बैंक के बधावन बंधुओं को मिली जमानत। मुंबई हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपए के यस बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन के आरोपी कपिल और धीरज बधावन को गुरुवार को जमानत दे दी। दोनों दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रवर्तक हैं, और दोनों, हालांकि दोनों जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सीबीआई ने भी इस मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। जेल में रहेंगे, किस्मत है, क्योंकि सीबीआई ने मामला दर्ज रखा है, इसलिए वो बाहर नहीं आ पाएंगे, नहीं तो उन्हें जमानत मिल गई और हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, क्योंकि 60 दिन की अवधि में आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल ईडी ने नहीं किया। मामला क्या है बता दें, और उसके बाद जरा गौर से सोचिए कि कितना जरूरी है। यह मामला है यस बैंक के साथ मिलकर मिलीभगत के साथ घोटाले का। ये दीवान हाउसिंग फाइनेंस के दोनों प्रमोटर हैं, और इन लोगों ने यस बैंक से अप्रैल और जून 2018 के बीच करीब 3700 करोड़ का लोन लिया, निवेश किया यस बैंक ने इस दीवान हाउसिंग फाइनेंस में। बदले में यस बैंक के जो प्रमोटर हैं, राणा कपूर, जो जेल में रहे,
राणा कपूर और उनके परिवार वालों को 600 करोड़ की रिश्वत दी। 3700 करोड़ बैंक ने दिया, 600 करोड़ की रिश्वत दी। उस रिश्वत का जहां तहां दुनिया भर में निवेश हुआ, इसका खुलासा हुआ। और अब ईडी ने पता चला जांच के दौरान और उसके पहले 15 जुलाई को ईडी ने बधावन बंधुओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। उसके पहले ईडी ने बधावन बंधुओं का करीब 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की, जो लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, पुणे और मुंबई समेत दर्जनों शहरों में 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी, मतलब दर्जनों अपार्टमेंट और इनकी जायदाद थी जो जब्त हुई। राणा कपूर की भी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई। लेकिन 60 दिन बीत गए। 60 दिन में ईडी, जो केंद्रीय एजेंसी है, उसने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया। ये वही ईडी है, जैसे ही पता चला कि सुशांत केस में राजनीति हो रही है और सुशांत केस और रिया का कुछ कनेक्शन की खबरें लगातार अखबारों में, मीडिया में बहुत उछला, तो क्या इंटरेस्ट था, कौन लोग इसके पॉलिटिकल मास्टर पीछे थे, पता नहीं। लेकिन ईडी सक्रिय हुई और रिया से पूछताछ और रिया के खातों की जांच होने लगी कि रिया के खाते में कितने पैसे सुशांत राजपूत के खाते से गए। बहुत सारे लोगों ने कहा यह मनी लॉन्ड्रिंग जैसा मामला तो नहीं है जिसमें ईडी की एंट्री होनी चाहिए। इसकी जांच सीबीआई आज कर रही है, करे, पुलिस कर रही थी, वो करे। ईडी बड़े मामलों की जांच करती है जहां मनी लॉन्ड्रिंग है, क्योंकि ईडी की जांच का दायरा एक कपल जिसके आपसी मतभेद में एक ने खुदकुशी की, दूसरे पर तमाम तरह के आरोप हैं और उसमें कुछ करोड़ के ट्रांजैक्शन के आरोप हैं, उसमें ईडी का कूदना। और इतने बड़े मामले में जहां देश को 3700 करोड़ का चूना लगाया, जो हमारा और आपका पैसा था, जो खाता धारकों का पैसा था, उस चूना लगाने वाले मामले में, इतने बड़े गोरख धंधे में ईडी ने 60 दिन में जांच रिपोर्ट नहीं दी। क्योंकि ईडी के पास टाइम कहां है? ईडी को ऐसे मामलों की जांच करनी है। अगर वहां राजस्थान में सरकार गिराने बचाने का खेल होता है, ईडी की सक्रियता की खबर तुरंत आती है कि ईडी ने छापा मारना शुरू कर दिया। लेकिन जहां ईडी छापा मार चुकी है, जहां गिरफ्तार है, जहां जेल में है, जहां सीधे सीधे बैंक को चूना लगाने का बहुत बड़ा मामला है जो बहुत उछला, लेकिन वहां ईडी आरोप पत्र दाखिल नहीं करती। लानत है कि अगर ईडी के अधिकारी ने 60 दिन में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया। लेकिन यह सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? क्या यह सवाल सरकार से नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या यह सवाल प्रधानमंत्री से नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या यह सवाल वित्त मंत्री से नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या देश के लिए ज़रूरी सवाल ये नहीं है? लेकिन क्या यह सवाल कहीं पूछते हुए किसी एंकर, किसी चैनल के रिपोर्टर, किसी चैनल के संपादक जो दिन रात उछल कूद करते हैं चैनलों के स्टूडियो में, क्या उन सब से ये सवाल पूछते आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। कल भी सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत ये खबर थी, लेकिन ये खबर ऐसे ही सिंगल कॉलम में दम तोड़ेगी, इसकी यही नियति है। आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। और हो सकता है कुछ दिन के बाद ये जो बधावन बंधु हैं जमानत पर बाहर आ जाएंगे, तब भी आपको पता नहीं चलेगा। कहीं सिंगल कॉलम, डबल कॉलम में छपेगी और बाहर आ जाएंगे, छपेगी भी तो कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई सवाल नहीं है। तो ये खबर है प्रशांत भूषण वाली, खबरें सारे अखबार में है दोस्तों। उस खबर पर आगे मैं बताऊंगा। उससे पहले इतना बता दूं कि कल मैंने एक ट्विटर पर पोल किया था, जिसमें मैंने पूछा था प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जिसमें करीब आज सुबह भी कुछ देर पहले तक देख रहा था 38,000 लोगों ने वोटिंग की, जिसमें 18% ने कहा हाँ, 82% लोगों ने कहा ना। यानी बहुत सारे लोग, हो सकता है मेरे ट्विटर पर फॉलो करने वाले वैसे लोग हों, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में यही बात प्रशांत भूषण कह चुके हैं। अब प्रशांत भूषण ने क्या कहा, कल क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगी। फिर भी छोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, कई अखबारों की यही हेडलाइन है, कुछ अखबारों ने अंदर भी छापा है, जो मैंने पहले कहा। जागरण की हेडलाइन है, हर बात की होती है लक्ष्मण रेखा। जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से छापा है, लेकिन नवभारत टाइम्स का इस मामले में मैं कहूँगा कि इसने दोनों का पक्ष रखा है। आधा पक्ष बयान के लिए माफ़ी मांगे सुप्रीम कोर्ट, और मैं दया नहीं सजा के लिए तैयार प्रशांत भूषण, दोनों पक्ष छापा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की भी सेकंड लीड है, हिंदू की पहली लीड है, पहले पन्ने पर हिंदू की खबर है। एक्सप्रेस की भी ऑलमोस्ट पहली लीड है, एक्सप्रेस में आप देख पा रहे हैं, और अखबारों की खबरें हैं। लेकिन इसमें प्रशांत भूषण ने जो कहा उसको कई तरह से देखा जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसे भी कई तरह से देखा जा रहा है। आपको पता होगा कि प्रशांत भूषण ने कल साफ साफ कह दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें समय दिया है, अब 2 दिन में उनको माफ़ीनामा पेश करना होगा, नहीं तो 25 अगस्त को इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। ये सब बहस तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा तय करने के लिए
सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि आप सोच लीजिए और आप चाहें तो आप माफ़ी मांगिए या आप इसके बारे में विचार करिए, और प्रशांत भूषण का ये कहना कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ, इसके क्या मायने हैं? कई लोग अलग अलग ढंग से इसके मायने निकाल रहे हैं। मैंने भी कुछ लोगों से, कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं से कल मैंने बात की, समझने की कोशिश की, क्योंकि इसमें एक दिलचस्प चीज़ ये भी हुई थी, जो अटॉर्नी जनरल हैं भारत सरकार के वेणुगोपाल, उन्होंने भी कल कहा था कि हम आग्रह करते हैं कि आप सजा न दें। सरकार की तरफ से ये कहा जाना, क्योंकि अटॉर्नी जनरल बिना सरकार की रजामंदी के ऐसे बयान नहीं दे सकते, कोर्ट में ऐसे नहीं कह सकते, वो भी प्रशांत भूषण के लिए। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि आप ये मत कहना कि मौका नहीं दिया, और सुप्रीम कोर्ट मौका देना चाहता है, ये सुप्रीम कोर्ट संदेश दे रहा है। इसका क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपको पता होगा, संक्षिप्त में बता दूं कि जस्टिस गवई ने कहा था, क्या प्रशांत आप अपने बयान पर फिर विचार करना चाहते हैं? भूषण ने कहा नहीं, कोई विचार दोबारा नहीं करना चाहते। जस्टिस मिश्रा ने कहा आप सोच लें, अन्यथा बाद में ये नहीं कहा जाए कि मौका नहीं दिया गया। भूषण ने कहा मैं कोर्ट के कहने पर विचार कर सकता हूं, लेकिन अपने बयान का परिवर्तन नहीं कर सकता। जस्टिस मिश्रा ने कहा आप सोच लें। भूषण ने कहा कि हम अपने वकील से विचार करेंगे, बात करेंगे, लेकिन बयान पर कायम रहने का एक संदेश या कायम रहने की बात सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण ने कही। अब प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन ने कई जजों के समर्थन का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या पूर्व जस्टिस आर.एम. लोढ़ा, जस्टिस मदन लोकूर, जस्टिस जोसेफ, जस्टिस ए.पी. शाह, ऐसे बहुत सारे जजों ने भी इस मामले में प्रशांत भूषण का समर्थन किया। 1000 वकीलों ने समर्थन किया। क्या उनके बयान भी अवमानना के तहत होंगे? ये सब बातें, बहसें भी हुई, लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक तरह से वक्त दिया है और प्रशांत भूषण ने साफ कह दिया है कि माफ़ी नहीं मांगेंगे। और बहुत सारे उनको जानने वाले लोग ट्वीट करके कह रहे हैं कि वो शायद माफ़ी ना मांगे। लेकिन अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या सज़ा दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, और क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहकर, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप माफ़ी मांगे, अभी भी समय है, इसका क्या मतलब है? दो मतलब लोग निकाल कर बता रहे हैं, विश्लेषक जो कह रहे हैं। एक ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट देश और दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि हमने प्रशांत भूषण को मौका दिया, हमने कहा कि आप पुनर्विचार करिए। हमने जब उनके सामने सुप्रीम कोर्ट को प्रशांत भूषण की खूबियां बताई गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि कोई 100 अच्छाई रखता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे 10 अपराध करने का लाइसेंस मिल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या देश दुनिया को, चूंकि दुनिया भर में इसमें लिखा, बोला, पढ़ा जा रहा है, संपादकीय लिखे जा रहे हैं विदेशों में, क्या संदेश देना चाहता है कि देखिए हमने तो प्रशांत भूषण को मौका दिया, लेकिन वो ईगो ट्रिप पर थे, वो किसी भी सूरत में पुनर्विचार करने को तैयार नहीं है। क्या सॉलिसिटर जनरल ने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने में ये बात कही ताकि कल को सरकार भी कह सके कि हम तो चाहते थे कि वो अपनी गलती माने, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। अब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। इसमें एक बात ये भी खबर दिलचस्प थी कि कोशिश ये थी कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे इस बहस के दौरान ही बात आई कि जो राजीव धवन और दुष्यंत दवे इस मामले में रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे थे कि रिव्यू पिटीशन हम दाखिल करना चाहते हैं, सजा पर फैसला टाला जाए, तब भी ये बात हुई। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि आप रिव्यू पिटीशन हमारे ऑर्डर के बाद भी कर सकते हैं, जबकि प्रशांत भूषण के वकील चाहते थे कि फैसले को टाला जाए, रिव्यू पिटीशन के फैसले को देखा जाए। तो उसमें एक बात आई, जस्टिस मिश्रा ने कहा कि अगर मैं रिटायर ना हो रहा होता तो क्या आप ये दलील देते, क्योंकि जस्टिस मिश्रा रिटायर हो रहे हैं। तो ये कई इसमें दावपेच जैसी चीज़ें हैं। और सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण का वही बयान कि न मुझे दया चाहिए, न इसकी मैं मांग कर रहा हूँ, उदारता नहीं चाह रहे हैं, कोर्ट जो सज़ा देगा वो हम मंजूर करेंगे। तो अब ये देखना होगा कि इसमें कोर्ट क्या करता है, किस तरह की सज़ा, क्या उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है या कोई सांकेतिक प्रतीकात्मक सजा मिलती है, एक दिन की सजा, क्या हो सकता है। इसको लेकर तमाम तरह के अनुमान, आकलन है, मैं उस आकलन पर विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अब होता क्या है। दोनों तरफ से जो लाइनें खिंची हुई हैं और उसी तरह से ट्विटर और सब जगह लोग भी बटे हुए, बहुत सारे लोग चाहते हैं सजा मिले, बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी जमात है
जो चाह रही है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा प्रतिष्ठा का सवाल सुप्रीम कोर्ट ने बना लिया। मिसालें दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको अवमानना माना तो कब कब अदालत में सरकारों ने झूठ बोला, सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए उन्होंने झूठ बोला। चाहे मजदूरों के सवाल पर बहुत चर्चित झूठ है कि कोई मजदूर सड़क पर नहीं है, जो 31 मार्च के आसपास का सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से दिया गया बयान है, लेकिन क्या उसे अवमानना माना जब सरकारों की तरफ से झूठ अदालतों में कहा गया। ऐसे बहुत सारी मिसालें ऐसे लोग दे रहे हैं कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया कि प्रशांत भूषण को हमें सबक सिखाना है। लेकिन प्रशांत भूषण भी तन कर खड़े हैं कि ठीक है, आपको जो करना है करिए, हम सजा भुगतने को तैयार हैं। तो अगले 2 दिन में जो कुछ होना है वो दिलचस्प होगा, उस पर नज़र होगी। एक खबर थी। तीसरी खबर पर आता हूँ। उससे पहले मैं बीच में बता दूं कि आज वीडियो में थोड़ा देर होगा क्योंकि बीच में मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। और साथ में ये भी दोस्तों से अपील कि जिन लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी का ये वीडियो बनाता हूँ। अजीत अंजुम के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एक खबर अमर उजाला में जो तीसरे पन्ने पर है कि मास्क के नाम पर एसडीएम ने लोगों को पीटा, निलंबित। ये यूपी की खबर है, ये यहाँ छपी है। हो सकता है कल आपने वायरल वीडियो देखा हो। ये यूपी के एक एसडीएम साहब बलिया में पोस्टेड थे, अशोक चौधरी। कैसे मास्क न लगाने का बहाना बनाकर कहें या वो सुबह तय करके निकले थे कि आज जो जहां मिलेगा उसको दौड़ा कर पीटूंगा। उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी पीछे हैं, वो भी जब साहब को डंडा चलाते देख रहे हैं वो भी डंडा चला रहे, जो जहां मिल रहा है उसी को पीट रहे हैं। और बाद में जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इसमें एक अच्छी चीज़ हुई कि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल उठता है, क्या सस्पेंड कर देना काफ़ी है? ऐसे अधिकारी, ऐसे बेलगाम अधिकारी जिसके दिमाग पर पावर का नशा सवार हो, जो गली मोहल्ले में, अदालत परिसर में, तहसील परिसर में जहां भी जा रहा है जिसको भी देख रहा है उसको डंडा मार रहा है। न उम्र देख रहा है, न लिहाज देख रहा है, न मास्क देख रहा है। बस जैसा कि मैंने कहा, वो तय करके आया था कि आज 10, 20, 30, 40 जो भी जहां मिलेगा उसे डंडा मारूंगा, और उसके साथ पुलिस वाले भी वही कर रहे हैं। 10 सेकंड के लिए चुप रहता हूं ताकि वो वीडियो आप देख सकें। और ये देखना जरूरी है कि नौकरशाह, ऐसे नौकरशाह जिनके दिमाग में सत्ता का, पावर का नशा होता है, उनको सिर्फ सस्पेंड कर देना क्या काफी है? वीडियो देखिए आप। अब एक खबर उसके बाद दोस्तों है, हालांकि इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। मैं अपील करूंगा योगी आदित्यनाथ से, और कोई कड़ी सजा हो सकती है तो कड़ी सजा मिले, क्योंकि सस्पेंड के बाद क्या होता है, कुछ दिन में, 1 महीने के बाद कोई ऐसी विभागीय जांच होगी, लिपापोती होगी और फिर कहीं पोस्टेड होंगे। लेकिन चलिए, और एक खबर, बड़ी खबर फेसबुक को लेकर है। आप सबको पता है कि फेसबुक ने जिस ढंग से फेसबुक पर जो आरोप लगे, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो फेसबुक और बीजेपी की कथित साठगांठ की खबर छापी थी, जिसमें कहा गया कि जो बीजेपी के तरफ के जो सांसद विधायक हैं, जो हेट स्पीच लिखते, बोलते या वीडियो बनाते हैं, उनको लेकर फेसबुक उनको नज़रअंदाज करता है, उनको लेकर सॉफ्ट होता है। और आँखी दास जो फेसबुक की भारत की पॉलिसी डायरेक्टर हैं, उन पर सवाल, गंभीर सवाल थे। ये विस्तार से WSJ ने खबर छापी। उस खबर के बाद 3 दिन तक शोर मचा। शशि थरूर, जो संसदीय समिति सूचना एवं प्रौद्योगिकी के संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, शशि थरूर ने फेसबुक की जो मुखिया हैं और प्रतिनिधि हैं, उनको बुलाने की मांग की, चिट्ठी लिखी कि उन्हें बुलाया जाए और उनसे उनका पक्ष जाना जाए, सवाल जवाब हो कि क्यों ऐसा फेसबुक ने ऐसा किया और फेसबुक ऐसा क्यों करता है और क्या उनका पक्ष है, क्योंकि ये सवाल गंभीर है। लेकिन हुआ क्या है, आप लगातार, आपको पता होगा कि कैसे बीजेपी बचाव में आकर खड़ी हो गई है फेसबुक और शशि थरूर के बीच में कवच की तरह। फेसबुक, कांग्रेस के बीच में बीजेपी, आरोपों के बीच में बीजेपी। जवाब फेसबुक की तरफ से नहीं आ रहा है उस तरह से,
2 लाइन का एक जवाब आया था 4 दिन 3 दिन पहले, जिस दिन आरोप लगे। लेकिन बीजेपी ऐसे खड़ी है जैसे बीजेपी और फेसबुक का कोई गठबंधन हो। अब क्या हो रहा है कि जो बीजेपी के 2 सांसद और नेता हैं, निशिकांत दुबे और दूसरे राज्यवर्धन राठौर, जो मंत्री रहे, उन्होंने साफ साफ एक तरह से कहा है कि शशि थरूर को ही छुट्टी पर चले जाना चाहिए और शशि थरूर को मुक्त कर देना चाहिए संसदीय समिति की अध्यक्षता से, और फेसबुक को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, और एक तरह से मोर्चा खोल दिया। ये खबर अमर उजाला ने छापी है। इकोनॉमिक टाइम्स में कुछ अतिरिक्त जानकारी है, वो भी बताऊंगा। और इसमें राज्यवर्धन राठौर ने कहा है कि फेसबुक को तलब करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। और उसके बाद 1 सेकंड होल्ड करिएगा, बीच में पसीना चल रहा है, पसीना मेरे चश्मे पे भी आ रहा है। और उसमें ये कहा है, स्पीकर को चिट्ठी लिखी है जो निशिकांत दुबे हैं, जो आईटी संसदीय समिति के सदस्य हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा है कि थरूर समिति की कार्यवाही को गैर पेशेवर तरीके से चला रहे हैं और पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। और यही इसी तरह की चिट्ठी, इसी तरह की बात बयान राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी दिया है, और उन्होंने भी यही कहा है कि थरूर को पद से हटा दिया जाए या थरूर छुट्टी पर चले जाए। और ऐसे भी 12 तारीख को जो संसदीय समिति है, इसका कार्यकाल 12 सितंबर को खत्म हो रहा है, 2 सितंबर को उन्हें बुलाया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये बीजेपी की बेचैनी और खलबली क्यों है? आरोप फेसबुक पर हैं, आरोप साबित होते दिख रहे हैं। अगर उस WSJ की रिपोर्ट पढ़ें, जिसमें तथ्यों के साथ लिखा गया है कि जो हैदराबाद के विधायक हैं राजा सिंह, जो अनंत हेगड़े, जो बीजेपी के सांसद हैं, जो मंत्री रहे हैं, उनके बयान, उनके वीडियो हेट स्पीच की सारी सीमाएं, जो भी हेट स्पीच की परिभाषा है उसमें आता है। यहाँ तक कि डेंजरस कैटेगरी में ये भी फेसबुक के जो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने ही अपने अधिकारियों को लिखा। इन सब का हवाला देकर WSJ ने खबर छापी, उसके बाद हंगामा शोर मचा है। अब अगर बुलाया जाता है फेसबुक के अधिकारियों को, तो उनसे बुलाकर सफाई लेने, उनका जवाब लेने, उनका पक्ष सुनने में क्या दिक्कत है? एक इकोनॉमिक टाइम्स में इसी मुद्दे पर खबर छापी है, अंदर के पन्ने पर खबर है, CL मनोज की खबर है ये दिलचस्प इसमें जानकारी है। ये खबर है अंदर इकोनॉमिक टाइम्स में। इसमें सिर्फ ये जानकारी है कि फेसबुक रिप्रेजेंटेटिव्स हैव अपीयर्ड बिफोर हाउस कमिटीज़, और फेसबुक के जो अधिकारी हैं और ट्विटर के यहाँ तक पहले भी संसदीय समिति के सामने उनकी पेशी हो चुकी है। तब कोई बवाल इस तरह से नहीं मचा, बल्कि एक बार ट्विटर के CEO को, जो इनसे संसदीय समिति के पहले अध्यक्ष थे, शशि थरूर के पहले IT संसदीय समिति के जो अध्यक्ष थे अनुराग ठाकुर ने ट्विटर के CEO को तलब किया। CEO को इसलिए तलब किया गया क्योंकि आरोप था कि जो राइट विंगर लोग हैं ट्विटर पर सक्रिय, उनके प्रति ट्विटर पूर्वाग्रह से काम करता है, या उनकी पोस्ट को डाउन करता है, या उनकी रीच को डाउन करता है। तो जब ट्विटर के CEO को तलब किया गया और CEO ने अपनी जगह अपने नुमाइंदे को भेजा, जैक डोरसी ने, तो बहुत नाराज हुए बीजेपी के नेता और बहुत शोर मचा कि ये हैसियत, ये औकात, ये ट्विटर वालों की औकात कि संसदीय समिति बुला रहा है CEO को, आ रहा है कोई नुमाइंदा। और ऐसा ही पहले भी 2 बार हो चुका है। इसी रिपोर्ट में है कि पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है कि जब फेसबुक और ट्विटर के प्रतिनिधि संसदीय समिति के सामने आ चुके हैं, 2 बार आ चुके हैं, पेशी पहले भी हो चुकी है। और उसके बाद इसमें यह भी है कि कुछ दिन पहले राज्यसभा की एक संसदीय समिति के सामने भी फेसबुक की पेशी हुई थी, और पेशी में फेसबुक ने अपना जो भी प्रेजेंटेशन था वो दिया था। जब ये पहले हो चुका है, जब अनुराग ठाकुर जो इनके पहले अध्यक्ष थे, वो उसी तेवर और तलखी के साथ लाइन हाजिर करने के लिए या हाजिर होने के लिए या पेश होने के लिए चिट्ठी लिखकर नाराजगी जता चुके हैं, जो कहानी में बता चुका, तो फिर इस बार फेसबुक को बुलाने में क्या दिक्कत है? तो कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं है कि लग रहा है भेद खुल जाएगा, या क्या पूछेंगे, क्या सवाल जवाब करेंगे? अरे भाई, आपका कोई कसूर नहीं है, आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग फेसबुक से नहीं है। अगर फेसबुक कहीं आपके लोग या आपके समर्थक या आपके सांसद या आपके विधायक के प्रति पक्षपात नहीं करता है, या उनके हेट स्पीच वाले वीडियो को भी के प्रति भी अगर फेसबुक नरमी नहीं दिखाता है, अगर ये सारे आरोप गलत हैं जो वॉल स्ट्रीट ने छापा है, तो आने दीजिए फेसबुक को। लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें वही चोर की दाढ़ी में तिनका है। इसलिए पूरी तरह शोर इस तरह से मचा है कि शशि थरूर को बाहर कर दो,
संसदीय समिति से शशि थरूर बाहर हो जाए, फेसबुक संसदीय समिति के सामने फेसबुक की पेशी नहीं होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे फेसबुक और बीजेपी की पता नहीं कौन सा गठबंधन है, और इस गठबंधन पर जितने शक शुबे हैं वो उनके तरीके से ही साबित हो रहे हैं। तो ये खबर है। उसके बाद एक दिलचस्प खबर इकोनॉमिक टाइम्स में है, कुमार अंशुमान की। ये खबर है तथागत रॉय के बारे में, ये यहाँ छपी है। और आज वीडियो में थोड़ी देर हो गई, इसलिए वीडियो भी देर होगा जाने में आपके पास, और पता नहीं इसको मैं एडिट कितना कर पाऊँगा, क्योंकि एक बार कैमरा हमारा रिकॉर्ड होके 20 मिनट रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद पता नहीं कैसे कैमरा बंद हुआ और वो रिकॉर्डिंग उसमें सेव नहीं हुआ। खैर, तो अदरवाइज़ मैं 10 बजे हर रोज़ ये वीडियो डालता हूँ, शायद आज 10:30 बजे आप देख पाए। ये खबर है कुमार अंशुमान की। इस खबर में जो तथागत रॉय हैं, जो मेघालय के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, वो वापस बंगाल की राजनीति में जाना चाहते हैं, और उनको कोट करते हुए ये खबर लिखी गई। वो पहले बंगाल बीजेपी के चीफ रहे हैं 2002 से 2006 तक, नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी रहे बीजेपी में 2015 तक, राज्यपाल बनने तक। और अब वो चाहते हैं कि बंगाल की राजनीति में आए, क्योंकि उम्मीद और एक भविष्य दिख रहा है, क्योंकि बंगाल में चुनाव होना है आने वाले सालों में। तो उनको लग रहा है कि बंगाल में जब चुनाव होगा तो उनके रास्ते खुलेंगे। और उनका एक कोट है बहुत दिलचस्प कि मैं नहीं चाहता था गवर्नर बनना, लेकिन फैसला किया क्योंकि पार्टी ने फैसला किया, इसलिए मैंने पार्टी का फैसला मान लिया। अब मैं वापस राजनीति में आना चाहता हूं और वो स्लॉट वापस पाना चाहता हूं। वो स्लॉट मतलब स्टेट चीफ या बंगाल में बीजेपी का चेहरा बनना चाहते हैं। अब ये तथागत रॉय क्यों हैं और ये खबर क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि तथागत रॉय वही शख्स हैं, वही राज्यपाल हैं जो राज्यपाल के पद पर रहते हुए मेघालय में विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियों में रहे। और मैं कहूँगा उनके कुछ बयान कुख्यात की श्रेणी में हैं। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए, गवर्नर रहते हुए उनके 2-3 बयान बहुत चर्चित हुए थे, विवादित हुए थे। और एक बार इसी वजह से कहा गया, उन्हें छुट्टी पर भी जाने को कहा गया था। जब राजभवन के बाहर कुछ प्रदर्शनकारियों ने जब राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया था, तब उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिख दिया था कि लोकतंत्र विभाजनकारी ही होता है। अगर आप लोकतंत्र चाहते हैं तो नॉर्थ कोरिया चले जाएं। नॉर्थ कोरिया क्यों कुख्यात है ये आप जानते हैं। और इसके अलावा एक और ट्वीट उनका बहुत चर्चित हुआ था, जब उन्होंने कश्मीर के लोगों के लिए लिख दिया था कि कश्मीरियों को सबक सिखाने के लिए, हालांकि किसी आर्मी अफसर के हवाले से उन्होंने कहा था, लेकिन उसमें उन्होंने कह दिया था कि कश्मीरियों को सबक सिखाने के लिए कश्मीर से जुड़ी हर चीज़ का बहिष्कार किया जाना चाहिए। ऐसा एक बयान था, तब भी पुलवामा में आतंकी हमले के बाद का है। लेकिन अगर और कश्मीर के लोगों से ख़रीदारी नहीं की जानी चाहिए। सवाल है कि दुश्मनी कश्मीर की 70 लाख आबादी से इस हद तक कि उनके सामान न खरीदें, एक राज्यपाल कहता है। और वो बयान देते रहे, उनकी जितनी भी लानत मलामत हुई, कभी उन्होंने अफसोस नहीं जताया, कभी उन्होंने अपने बयान वापस नहीं लिए। हालांकि बीच में उन्हें पता चला था कि उन्हें छुट्टी पर जाने को कहा गया था उसी लोकतंत्र वाले बयान के बाद। अब वो चाहते हैं वापस। अब सवाल उठता है, राज्यपाल, एक तो सीधे सीधे एक्टिव पॉलिटिशियन को राज्यपाल बनाना, और राज्यपाल के पद से हटकर फिर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। मंशा होगी मुख्यमंत्री अगर चुनाव में जीते मुख्यमंत्री बन जाए। हालांकि पहले भी हुआ है, अर्जुन सिंह के साथ हो चुका है कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, फिर पंजाब के राज्यपाल, और फिर वापस राजनीति में, केंद्र में भी मंत्री। ये कांग्रेस भी कर चुकी है। लेकिन फिर भी राज्यपाल के पद की मर्यादा, पहले तो राज्यपाल के पद पर रहते हुए एक्टिव पॉलिटिशियन की तरह व्यवहार करना, और फिर राज्यपाल से हटने के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में आना। मुझे लगता है इस तरह की प्रवृत्ति संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के आचरण के लिए सही नहीं है। और इसी में उनके आचरण संदिग्ध होते हैं, क्योंकि उनकी मंशा या उनकी महत्वाकांक्षा बनी रहती है राज्यपाल रहते भी, कि हम जब तक अपने पॉलिटिकल मास्टर्स या देश में जो प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और जो शीर्ष पर बैठे लोग हैं, उनको जब तक हम खुश नहीं रखेंगे, तब तक हमारा क्या पुनर्वास होगा क्या, या हम वापस लौटना चाहेंगे, हमारे लिए जगह होगी क्या। इसलिए राज्यपाल होते तो संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन कठपुतली की तरह, पपेट की तरह, एजेंट की तरह काम करते हैं। ये आरोप लगता है और हाल के दिनों में भी साबित हुआ है। ये खबर एक है। उसके अलावा फेसबुक की खबर मैं बता चुका, 1-2 खबरें और हैं, लेकिन चूंकि आज वक्त भी कम है। एक खबर हिंदू ने छापी है, वो
ज़रूरी है, हिंदू के अंदर के पन्ने पर खबर है वो। ये देखिए खबर है हिंदू के पेज नंबर 5 पर। ये खबर ये है कि 7 साल हो गए नरेंद्र दाभोलकर, और नरेंद्र दाभोलकर से ही शुरू करते हैं, जो हेडिंग और जानकारी शुरू वहीं से, बाकी अंदर है। 7 साल हो गए उनकी हत्या के। ऐसे राइट विंगर समझे जाने वाले 2 शख्स ने, मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी हत्या की थी 7 साल पहले, अगस्त 2013 में। 20 अगस्त कल उनकी पुण्यतिथि की 7वीं वर्षगांठ थी कह सकते हैं। उसी मौके पर उनके परिवार के लोग और जो भी उनके संगठन से जुड़े लोग थे, उन्होंने इंसाफ के लिए प्ले कार्ड लगाकर, एक जवाब दो के नाम से एक प्ले कार्ड लगाया और उसके बाद उनके समर्थन में कल मुहिम चलाई। अब इन लोगों का आरोप है, उनकी बेटी का खास तौर से बयान है हिंदू में, कि जिस ढंग से गौरी लंकेश, कलबुर्गी, दाभोलकर, इन सब की हत्याएं हुई, और सबके हत्या के कुछ न कुछ कनेक्शन दिखते हैं, क्योंकि एक ही पैटर्न है। पिस्तौल भी एक ही मेक का इस्तेमाल किया दाभोलकर और कलबुर्गी की हत्या में। कातिलों ने एक ही तरह से मोटरसाइकिल सवार ने हत्या की जब वो वॉक पर जा रहे थे। सीबीआई जांच इस मामले की भी कर रही है। 6.5 साल से सीबीआई जांच कर रही है। उसके पहले 9 महीने तक नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच मुंबई पुलिस ने की। 6.5 साल से सीबीआई की जांच के बाद भी कंस्पिरेसी क्या थी, कनेक्शन क्या था, मोटिव क्या था, कौन लोग थे, उनके ऊपर कौन थे, ये अभी भी सीबीआई ने खुलासा नहीं किया है। जबकि लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है कि यही लोग थे जिन्होंने गौरी लंकेश को भी मारा, यही लोग थे जिन्होंने कलबुर्गी को भी मारा, और यही लोग थे जिन्होंने एक और हत्या की थी गोविंद पंसारे की। तो सवाल उठता है ये मांग कि सीबीआई एक तरफ सक्रिय होती है जहां सत्ता का, जहां पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है, पॉलिटिकल पावर है देश का, वहाँ जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ सीबीआई की सक्रियता, और यहाँ जहाँ ये 4 एक्टिविस्ट या जर्नलिस्ट जिनकी हत्याएं हुई, वहाँ सीबीआई का रवैया कि 6.5 साल में भी सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। ये मांग इन लोगों ने की कि इसकी जांच में तेजी आए और कम से कम नतीजे आए और पता चले कि दोषी कौन है। एक खबर ये है। उसके बाद मेरे ख्याल से यस बैंक की खबर मैंने बता दी आपको। एक खबर और मैं, चूँकि बहुत सारे लोगों की इंटरेस्ट की खबर है, बहुत सारे लोगों ने आम्रपाली में निवेश किया होगा, वो खबर मुझे नवभारत टाइम्स में दिखी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको, अगर आपने भी आम्रपाली में निवेश किया होगा तो आपके मतलब की खबर हो सकती है। नवभारत टाइम्स में अंदर के पन्ने में छापा है, आम्रपाली के 42,000 फ्लैट बायर्स की जारी की गई लिस्ट। कोर्ट रिसीवर ने कहा लिस्ट में नाम न मिले तो ईमेल करके सूचित करें। ये ज़रूरी इसलिए है कि आम्रपाली ने निवेशकों के साथ जिस तरह से धोखाधड़ी की, और सारे लोग जेल में भी हैं, और उसमें 42,000 लोगों की लिस्ट जारी हुई जिनके फ्लैट हैं, और बहुत सारे लोग आप में से होंगे जिन्होंने शायद बुक किया होगा, और आपका नाम अगर इस लिस्ट में नहीं है तो मेल करके जानकारी दें ताकि आपका नाम इस लिस्ट में जुड़ सके। चूँकि आम्रपाली में बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग फंसे हुए हैं। उन्होंने निवेश किया, इन्वेस्ट किया, जीवन भर की कमाई उन्होंने लगाया, और उसके बाद भी आम्रपाली की धोखाधड़ी के शिकार हुए। भले आम्रपाली के मालिकान जेल में हैं, लेकिन जिनका निवेश फंसा है वो तो फंसा है, उनकी परेशानी अपनी जगह है। तो ये खबर थी। उसके अलावा जो अखबारों में एक खबर पहले पन्ने पर इस तरह से है कि देश के 10 गंदे शहरों में यूपी और दिल्ली के कौन से शहर हैं, अच्छे शहरों में कौन से हैं, टॉप शहर कौन से हैं। इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, ये सब टॉप शहर हैं। लेकिन कई बार लगता है कि ऐसी चीज़ों का जब बारिश के मौसम में जब देखते हैं डूबते उतराते शहरों की तस्वीरें, तब लगता है पता नहीं ये जो सर्वे है ये कितना सही होता है, कितना ज़मीनी हकीकत इसकी होती है। तो ये तो आप लोग उस शहर में रहते हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और फिर से एक बार माफ़ी मांगूँ, क्योंकि हुआ ये कि रिकॉर्ड मैंने शुरू किया और 27-28 मिनट के आसपास जब हो गया, अचानक कैमरा बंद हुआ, पता नहीं कैसे, और ऑफ़ होने के बाद वो सेव नहीं हो पाया, तो मुझे दोबारा वीडियो करना पड़ा। जल्दबाजी भी हुई, और होता है शुरू में जब पहली बार करते हैं उस समय आप जिस तरह से कंटेंट उत्साह से करते हैं, और जब दोबारा करते हैं तो आपका थोड़ा सा ये भी टाइम का भी होता है। तो शायद आज आपको हम ये वीडियो आधे घंटे देर से, पहली बार ऐसा होगा कि एक दिन किया था 15 अगस्त, लेकिन आधे घंटे देर से शायद आप वीडियो मिले। और अगर आप में से कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मेरा ये वीडियो जो अजीत अंजुम के नाम से यूट्यूब चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा। एक वीडियो मैंने कल डाला था
जब मैं हिमाचल दोस्तों के साथ घूमने गया था, कुछ ऐसी चीज़ें मैं अब डालना चाहता हूँ जिसमें मैंने पहले भी कहा था कि मैं कुछ किस्सों पे बात करना चाहता हूँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। और दूसरा, कुछ ऐसे हर आदमी के जीवन के कई रंग होते हैं और उसमें ज़िंदगी जीना, घूमना, पहाड़, जंगल, नदी, नाले, तो मैं यात्राएं करता रहा हूँ और करूँगा। उन यात्राओं की कुछ तस्वीरें भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। और एक और बात, यात्रा के ऐसे वीडियो के लिए अगर आप में से कुछ लोग नाम सजेस्ट कर पाएँ कि आप अपने इस वीडियो को, प्लेलिस्ट जो मैं बनाऊंगा उसमें इस नाम से डालिए, तो मैं देखता हूँ आप कैसे नाम सजेस्ट करते हैं। बहुत तरह के नाम होते हैं, जियो ज़िंदगी, घूमो, दुनिया देखो, मुसाफिर हूँ यारो, यात्री, यात्रीमन, आप कुछ सजेस्ट करिए। आप में से किसी ने सजेस्ट किया तो मैं वही नाम रखूँगा उस तरह के वीडियो का, और एक वीडियो और डालने वाला हूँ बहुत जल्दी। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं। और दरअसल हकीकत क्या है, बीजेपी के सांसद बीजेपी के सूबे में अपनी ही सरकार के सिस्टम पर सवाल क्यों उठाया, जानकारी मैं देने वाला हूँ। चीन को लेकर कैसे भारत सरकार ने पहले कबूला, फिर उसको डिलीट किया। बेटियों के साथ शारीरिक हिंसा की खबरें पढ़ता हूँ तो बहुत देर तक विचलित और परेशान होता हूँ। जो खबरें जुटाता हूँ उसका फायदा बाकी लोग भी ले सकें। हकीकत क्या है दोस्तों,